बात करते हैं पंचायती राज के परिचय के बारे में। भारत गांवों में बसता है। इस तरह से ग्रामीण विकास के अभाव में किसी देश के विकास की कल्पना अधूरी सी है। भारतीय गांवों के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सशक्तिकरण में पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी पंचायतों के महत्व को बताते हुए कहा था कि सच्चा लोकतंत्र वही है जो निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी पर आधारित हो। चर्चा करते हैं पंचायती राज व्यवस्था के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। वैदिक काल में पंचायतों का अस्तित्व था। ग्राम के प्रमुख को ग्रामीणी कहते थे। उत्तर वैदिक काल में भी ये व्यवस्था था जिसके माध्यम से राजा ग्राम पर शासन करता था। कौटिल्य ने ग्राम को राजनीतिक इकाई माना है। अर्थशास्त्र का ग्रामिक शब्द ग्राम का प्रमुख होता था जिससे अनेक अधिकार प्राप्त होते थे। गुप्त काल में ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी जिससे प्रमुख को ग्रामिक कहते थे। हर्ष ने भी इस व्यवस्था को अपनाया। उसके समय में राज्य मुक्ति जिसे प्रांत, विषय, जिला और ग्राम में विभक्त था। 9वीं और 10वीं शताब्दी के चोल और उत्तर मल्लूर शिलालेखों से पता चलता है कि दक्षिण में भी पंचायत व्यवस्था का प्रचलन था। अंग्रेजी शासनकाल में पंचायत व्यवस्था को सबसे अधिक क्षत पहुंचा और वह यह व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। हालांकि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया। वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे और व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया। आज़ादी के बाद 1959 में पहली बार बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक, तहसील, तालुका स्तर पर पंचायत समिति और गांवों में ग्राम पंचायत की अनुशंसा की गई थी। देखते हैं पंचायती राज के संवैधानिक प्रावधान के बारे में। संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद 243 से 243 बी को जोड़ा गया और संविधान में 11वीं अनुसूची का प्रावधान कर पंचायत के गठन, पंचायतों के सदस्यों का चुनाव, सदस्यों के लिए आरक्षण तथा पंचायत के कार्यों के संबंध में व्यापक प्रावधान किए गए। पंचायत व्यवस्था के संबंध में भाग 9 के अनुच्छेद 16 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्राम सभा होनी चाहिए। इसमें एक या एक से अधिक गांव शामिल किए जा सकते हैं। ग्राम सभा की शक्तियों के संबंध में राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाया जाएगा। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम, उनमें द्विस्तरीय पंचायत जिला स्तर और ग्राम स्तर का गठन किया जाएगा और जिसमें 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं उन्हें त्रिस्तरीय पंचायत में विभाजित किया जाएगा। स्तर की पंचायतों से सभी सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा हर 5 साल में किया जाएगा। गांव स्तर की पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। पंचायत के सभी स्तरों पर एससी और एसटी के सदस्यों को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का भी प्रावधान किया गया था। स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, लेकिन इसके विघटन 5 वर्ष से पहले भी किया जा सकता है, परंतु विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक होगा। क्या करते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायत भारतीय समाज की बुनियादी व्यवस्थाओं में से एक रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, महात्मा गांधी ने भी पंचायतों और ग्राम गणराज्यों की वकालत की थी। आज़ादी के बाद समय समय पर भारत में पंचायतों के कई प्रावधान किए गए और 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ कुछ इसको अंतिम रूप प्राप्त हुआ था। नियम का उद्देश्य पंचायती राज की व्यवस्था करना था। इसमें शामिल हैं ग्राम स्तरीय पंचायत, प्रखंड ब्लॉक स्तरीय पंचायत और जिला स्तरीय पंचायत। क्या करते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। ग्राम पंचायत की न्यायपालिका को ग्राम कचहरी कहते हैं जिसका प्रधान सरपंच होता है। सरपंच का निर्वाचन मुखिया की तरह ही प्रत्यक्ष ढंग से होता है। सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष है। उसे कदाचार, अक्षमता या कर्तव्यहीनता के कारण सरकार द्वारा हटाया भी जा सकता है। अगर 2/3 पंच सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर दें तो सरकार सरपंच को हटा सकती है। सरपंच का प्रमुख कार्य ग्राम कचहरी का सभापतित्व करना, कचहरी के प्रत्येक तरह के मुकदमे की सुनवाई करना और सुनवाई में सरपंच आवश्यक रहता है। सरपंच ही मुकदमे को स्वीकार करता है तथा मुकदमे के दोनों पक्षों और गवाहों को उपस्थित करने का प्रबंध करता है। वह प्रत्येक मुकदमे की सुनवाई के लिए 2 पंचों को मनोनीत करता है। ग्राम कचहरी की सफलता बहुत हद तक उसकी योग्यता पर निर्भर करती है। चर्चा करते हैं पंचायत समिति के बारे में।
बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के अनुसार पंचायती राज के लिए प्रखंड स्तर पर भी ग्राम स्वशासन की व्यवस्था की गई। प्रखंड स्तर पर गठित निकाय पंचायती समिति कहलाता है। प्रत्येक प्रखंड डेवलपमेंट ब्लॉक में एक पंचायत समिति की स्थापना होती है, जिसका नाम उसी प्रखंड के नाम पर होता है। राज्य सरकार को पंचायत समिति के क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का भी अधिकार प्राप्त है। चर्चा करते हैं जिला परिषद के बारे में। प्रत्येक जिला में एक परिषद की स्थापना होगा। जिला परिषद के निम्नलिखित सदस्य होंगे। क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित सदस्य। प्रत्येक सदस्य जिला परिषद क्षेत्र की यथासंभव 50,000 की जनसंख्या के निकट का प्रतिनिधित्व करेगा। निर्वाचित सदस्यों की संख्या जिला अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में एक सदस्य निर्वाचित किया जाएगा। जिले की सभी पंचायत समितियों के लिए प्रमुख होगा। लोकसभा और राज्य विधानसभा के वैसे सदस्य जो जिले के किसी भूभाग या पूरे जिले का प्रतिनिधित्व करते हों और जिनका निर्वाचन क्षेत्र जिले के अंतर्गत पड़ता हो। राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के वैसे सदस्य जो जिले के अंतर्गत निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हों। करते हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताओं के बारे में। ग्राम सभा गांव के स्तर पर उन शक्तियों का उपयोग कर सकती है और ऐसे काम कर सकती है जैसा कि राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर दिया जा सकता है। प्रावधानों के अनुरूप ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों का गठन प्रत्येक राज्य में किया जाएगा। एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन 20 लाख से अधिक की आबादी वाले स्थान पर नहीं किया जा सकता है। पंचायत की सभी सीटों को पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों से भरा जाएगा। इसके लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि हर निर्वाचन क्षेत्र की आबादी आवंटित सीटों की संख्या के बीच का अनुपात समान हो और सभी पंचायत क्षेत्र में समान हो। राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा पंचायतों में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर या जिन राज्यों में मध्यवर्ती स्तर में पंचायत नहीं है वहां जिला स्तर के पंचायतों में पंचायतों के अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व कर सकता है। महिलाओं के लिए आरक्षण। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 से कम सीटें आरक्षित नहीं होनी चाहिए। इसे प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरा जाएगा और महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। चर्चा करते हैं भारत में शहरी स्थानीय निकाय के बारे में। 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ शहरी स्थानीय प्रशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। प्रत्येक राज्य में इसका गठन किया जाना चाहिए। नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद, बड़े शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम। नगर पालिका की सभी सीटों को वार्ड के रूप में जाने जाने वाली नगर पालिका प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन में चुने गए व्यक्तियों से भरा जाएगा। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिका प्रशासन में विशेष जानकारी या अनुभव वाले व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्यों और राज्य विधानसभा के सदस्यों, राज्य के परिषद और विधानसभा के परिषद सदस्यों को अनुच्छेद 243(s) के खंड 5 के अधीन गठित समितियों के अध्यक्ष को नगर पालिका प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। वार्ड समिति का गठन। प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए कुल सीटों की 1/3 से कम सीटें आरक्षित नहीं की जाएंगी। राज्य विधि द्वारा नगर पालिकाओं को स्वशासन वाले संस्थानों के तौर पर काम करने में सक्षम बनाने हेतु अनिवार्य शक्तियां और अधिकार दे सकता है। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं को कर लगाने और ऐसे करों, शुल्कों, टोल और फीस को उचित तरीके से एकत्र करने को प्राधिकृत कर सकता है। प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिला नियोजन समिति का गठन किया जाएगा ताकि पंचायतों और जिलों की नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को लागू किया जा सके और समग्र रूप से जिले के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार कर सकें। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा महानगर योजना समिति के गठन के संबंध में प्रावधान कर सकता है। शहरी स्थानीय निकायों के प्रकार। नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहर क्षेत्र समिति, टाउन एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, विशेष प्रयोजन एजेंसी। चर्चा करते हैं पंचायती राज की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में। भारत में स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं को स्थापित करने के लिए पंचायत व्यवस्था ठोस आधार प्रदान करती है। इसके माध्यम से शासन सत्ता जनता के हाथों में चली जाती है। इस व्यवस्था द्वारा देश की ग्रामीण जनता में लोकतांत्रिक संगठनों के प्रति रुचि भी बढ़ती है। पंचायतों के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी स्थानीय समाज एवं राजनीतिक व्यवस्था के मध्य की कड़ी हैं। इन स्थानीय पदाधिकारियों के बिना ऊपर से प्रारंभ हुए राष्ट्र निर्माण के क्रियाकलापों को चलना मुश्किल हो जाता है।
पंचायती राज संस्थाएं विधायकों एवं मंत्रियों की राजनीतिक का प्राथमिक अनुभव एवं प्रशिक्षण प्रदान कर देश का भावी नेतृत्व तैयार करती हैं। से राजनीतिक ग्रामीण भारत की समस्याओं से अवगत होते हैं। इन समस्याओं के माध्यम से जनता शासन के अत्यंत निकट पहुंच जाती है। इसके फलस्वरूप जनता एवं प्रशासन के मध्य परस्पर सहयोग में वृद्धि होती है, जो कि भारतीय उत्थान के लिए जरूरी भी है। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के बीच स्थानीय समस्याओं का विकेंद्रीकरण किया जा सकता है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की इस प्रक्रिया में शासकीय सत्ता गिनी चुनी संस्थाओं में न रहकर गांव की पंचायत के कार्यकर्ता के हाथों में पहुंच जाती है। पंचायतें लोकतंत्र की प्रयोगशाला है। ये नागरिकों को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग की शिक्षा देती हैं, साथ ही उनमें नागरिक गुणों का विकास करने में सहायता प्रदान करती हैं। क्या करते हैं समीक्षात्मक मूल्यांकन के बारे में। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2015-16 में विकेंद्रीकृत रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अनुसार देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसे पंचायत को सशक्त करने के लिए 100 अंक प्रदान किए जाएं। अधिकतर ग्राम पंचायतों के पास उनके अपने कार्य भवन नहीं है एवं कर्मचारियों का भी अभाव है। राज्यों जैसे केरल, कर्नाटक में 11वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल 29 विषय में लगभग 22 से 27 विषयों का हस्तांतरण पंचायतों को किया गया है, लेकिन कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश में केवल 4 से 7 विषयों का हस्तांतरण किया गया है। राज्य सरकारों में पंचायतों को मजबूत करने की राजनीतिक दृढ़ता का अभाव है। इन सब के बीच और भी बहुत कुछ किया जाने की आवश्यकता है, जिसमें पंचायती राज के चरम उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। वर्तमान में पंचायत और नगर पालिकाओं में 32 लाख चुने हुए प्रतिनिधि हैं। लगभग 1 लाख सरपंच अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के हैं। देश के सभी राज्यों में से केरल और कर्नाटक में पंचायती राज की स्थिति सबसे अच्छी मानी जाती है। क्या करते हैं पंचायती राज में महिलाओं की स्थिति के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को प्रभावकारी तरीके से हासिल किया गया है। विश्व की तुलना में भारत में सर्वाधिक महिलाएं स्थानीय निकायों में चुनी गई हैं। संविधान में पंचायत व्यवस्था में महिलाओं के लिए 33% के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार महिलाओं का प्रतिनिधित्व 42% तक बढ़ा है। इसके द्वारा लिंग संबंधी समीकरणों में नाटकीय रूप से परिवर्तन हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में नेतृत्व की रूपरेखा बदल चुकी है। पंचायतों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी के साथ साथ महिला एवं सहायता समूहों के आंदोलन ने भी महिला आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। क्या करते हैं पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष चुनौतियों के बारे में। पंचायती राज संस्थान कई वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन ये संस्थान अपेक्षा के अनुरूप प्रभावी प्रदर्शन करने में असफल रहे हैं। नियमित अंतराल पर पंचायतों का चुनाव न होना, लंबे समय तक अतिक्रमण, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं जैसे पिछड़े वर्ग का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, अधिकारों का अस्पष्ट विभाजन और वित्तीय संस्थानों की कमी पंचायती राज की प्रमुख चुनौतियां मानी जाती हैं। पंचायतें अपने विकास योजना के लिए राज्य सरकार के फंड पर निर्भर रहती हैं, जबकि कई बार राज्य सरकारें इसे समय पर प्रदान नहीं करती हैं। इस प्रकार वित्तीय संस्थानों के लिए पूरी तरह राज्य सरकार पर निर्भर रहने के कारण स्थानीय प्रशासन स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाती है और राज्य सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करती है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज में सुधार का प्रावधान किया गया था, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन को मजबूत किया जा सके, लेकिन स्थानीय प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए संस्थानों की कमी तथा राज्य सरकार पर आत्मनिर्भरता की कमी की वजह से समस्याएं अभी तक नहीं सुलझ पाई हैं। पंचायती राज संस्थाओं के सामने वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती गांवों की पारंपरिक सामाजिक संरचना है। चुनाव में आरक्षण द्वारा चयनित प्रतिनिधियों को सामाजिक स्वीकार्यता की समस्या का सामना भी करना पड़ता है। समाज में कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए चयनित प्रतिनिधि तथा समाज के किसी वर्ग विशेष के नेता के बीच विवाद उत्पन्न कर देते हैं। में एससी, एसटी और महिला प्रतिनिधियों के बीच नेतृत्व क्षमता विकसित करने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इन व्यवस्थाओं के तहत अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बना पाना बड़ा मुश्किल काम है। दोनों के बीच कटु संबंधों के कारण कई स्थानों पर विकेंद्रित संस्थाओं के निष्पादन पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। पंचायती राज संस्थाओं में अभी भी विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए मानव संसाधनों की कमी है। क्या करते हैं पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के उपाय के बारे में। ग्राम पंचायत को केवल तभी मजबूत किया जा सकता है जब जमीनी स्तर पर उपजे असंतोष को दूर करने का प्रयास किया जाए। विकेंद्रीकृत योजना को मूल उत्पादक संसाधनों के पुनः वितरण का लक्ष्य पूरा करना चाहिए, ताकि वंचित वर्ग को सशक्त बनाया जा सके।
पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने के कुछ व्यापक अधिकार दिए जाने चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के पास अपने स्वयं के साधन विकसित किए जाने चाहिए ताकि वे अपने वित्तीय साधनों में वृद्धि करके अधिक स्वतंत्रता पूर्वक अपने विवेकानुसार कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। बजट के साथ साथ पंचायतों के कार्यों का सामाजिक ऑडिट, सोशल ऑडिट भी किया जाना चाहिए, जिससे उनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सके। पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए तथा इन संस्थाओं में चुनाव सर्वसम्मति के आधार पर होना चाहिए। ग्राम सभाओं एवं वार्ड सभाओं में लोगों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर ही जिला स्तर परियोजनाएं बनाई जाएं। 2005 में वी रामचंद्र समिति की सिफारिश के आधार पर योजना आयोग ने इससे जुड़ा परिपत्र निकाला था, परंतु वह नाकाम रहा। साथ ही कर्नाटक का उदाहरण लेते हुए पंचायत अधिकारियों का अलग कैडर बना दिया जाए। पंचायती राज संस्थाओं को अकारण ही समयावधि से पहले भी भंग करने की राज्य सरकार की प्रवृत्ति से भी बचाना चाहिए।